नमस्कार। इस वीडियो में हम सर्वसत्तावाद या अधिनायकवाद या सर्वाधिकारवाद पे बात करेंगे। सर्वसत्तावाद होता यह है कि जब राज्य द्वारा या किसी समूह द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी सरकार द्वारा शासन की जितनी भी शक्तियां हैं एक व्यक्ति में या एक सरकार में या एक समूह में संग्रहित हो जाए तो इसी को सर्वसत्तावाद कहते हैं। इसमें राष्ट्रवाद के तत्व तो समाहित होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें नागरिकों के जो अधिकार हैं या नागरिकों की जो स्वायत्तता है उस पे पूर्ण नियंत्रण भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हिटलर के समय का जर्मनी में हिटलर एक तरीके से तानाशाह भी था और उसने राष्ट्रवाद को आगे रखकर अपनी तानाशाही की भी। इसके अलावा यहूदियों के कत्ल भी किए। तो उसने लगभग जर्मनी की पूरी सत्ता उस एक व्यक्ति में संग्रहित कर ली थी। इसके अलावा इटली में मुसोलिनी को भी देख सकते हैं। इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। सर्वाधिकारवाद वह शासन प्रणाली है जहां सरकार का नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और राज्य की शक्ति सर्वोपरि होती है। 20वीं सदी में मुसोलिनी और हिटलर से यह विचार प्रमुखता से उभर कर आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग कुछ देशों में सर्वाधिकारवाद की भावना प्रबल रूप से देखी जाती है। ये जो सर्वाधिकार शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग मुसोलिनी ने किया था। उसका प्रसिद्ध कथन है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के ऊपर कुछ नहीं, राज्य के बिना कुछ नहीं, अतः सर्वाधिकारवाद एक सर्वशक्तिमान निरंकुश राज्य का दर्शन है। आप सर्वाधिकारवाद की विशेषता इस समय उत्तर कोरिया में देख सकते हैं, जहां किम जोंग उन नामक एक व्यक्ति या उसके परिवार के व्यक्तियों का शासन है। जहां उसके दादा का शासन था, उसके पिता का शासन था, अब उसका शासन है। वहां नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उसके जीवन के हर पहलू, नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर सरकार पूर्णतः नियंत्रण और नज़र रखती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें एक दलीय शासन होता है। जैसे एक ही दल की सरकार हमेशा रहेगी। उसमें दिखाने को तो बहुत से दल हो सकते हैं, लेकिन एक ही दल वहाँ चुनाव में जीतता नजर आएगा। इसके अलावा शक्तियों का संकेंद्रण होगा, यानी शक्तियाँ एक व्यक्ति में होंगी, और शक्ति पृथक्करण का अंत होगा, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में, यानी जैसे प्राचीन काल में राजा के साथ होता था वैसा ही। विरोधों की अनुपस्थिति होगी, यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको माना जाएगा ये राज्य के या राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है और यह उसकी अनुशासनहीनता मान ली जाएगी और उसको देशद्रोह की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय की समूहवादी व्याख्या, यानी इसमें स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत तत्व है, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करने में कितना स्वतंत्र है यह व्यक्तिगत पहलू है, या फिर कोई व्यक्ति का अधिकार क्या है यह व्यक्तिगत पहलू है, लेकिन यह सारी चीज़ों को किसी समूह से जोड़ के देखा जाता है इसमें। यानी कहा जाएगा कि आप फला वर्ग के हैं तो आप को स्वतंत्रता भी मिलेगी, अधिकार भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। इस तरीके की, जैसे उसमें हिटलर के जर्मनी में देख सकते हैं कि नाजियों की स्वतंत्रता भी थी, अधिकार भी था, न्याय भी था, लेकिन वहीं यहूदियों को नहीं था। इसके अलावा इसमें भावनात्मक नारे, यानी जैसे हिटलर के जर्मनी में देख सकते हैं कि नाजी को श्रेष्ठ बताया गया, इस तरीके के नारे लगे और इस तरीके के नारे देकर लोगों को जोड़ा जाता है। छद्म शत्रु का भय, इसमें किया जाता है कि एक ऐसे शत्रु की कल्पना कराई जाएगी कि फला व्यक्ति हमारे पे
फला देश हमारे पे आक्रमण करेगा। से उत्तर कोरिया है, कहता है दक्षिण कोरिया हमारे पे आक्रमण करेगा, इसलिए आप लोग संगठित रहिए, एक मत रहिए। तो इस तरीके की बातें होती हैं। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, जाति श्रेष्ठता होती है। धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे या जाति के आधार पे आपको श्रेष्ठ, जाति का मतलब यहाँ कास्ट नहीं है, यहाँ रीस से मतलब है। तो धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पे श्रेष्ठता, जैसे आर्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यह जो विचारधारा है, इस तरीके की चीज़ें इसमें देखने को मिलती। इसके अलावा उग्र राष्ट्रवाद, इसमें राष्ट्रवाद तो दिखेगा, लेकिन राष्ट्रवाद का वो उग्रतम स्वरूप जिसमें तानाशाही के तत्व विद्यमान होते हैं, वो सर्वाधिकारवाद में दिखाई पड़ता है। तो ये रही सर्वाधिकारवाद की व्याख्या। धन्यवाद।